हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और यहाँ पर हम करने वाले हैं केमिस्ट्री 133 का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि आधे से ज़्यादा आपके पास बुक कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर भी हो चुका है और यहाँ पर हम हैं अब कहाँ पर हैं हम? यूनिट नंबर 11 पे। ठीक है, पेन इज़ नॉट वर्किंग, कैसे हो सकता है ये? ठीक है, यूनिट नंबर 11 पर 12 करने वाले हैं आज, या 11 करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। बाकी जो बहुत तेज़ की नींद आ रही है मुझे पर स्टिल हम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि आपको ये कंटेंट भी प्रोवाइड करना है साथ साथ में। उसके बाद उसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कि मैं लाने वाली हूँ आपके PYQ विद सॉल्यूशन। ठीक है, PYQ विद सॉल्यूशन भी लाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा कोड हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो मुझे बता देना, एक बार मेंशन कर देना कमेंट में। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहेगी क्योंकि काम अभी तक हो रहा है मेरे घर में, अवॉइड भी करते रहना साथ में। तो देखिए, आपका वॉल्यूम 1 में जो था आपका केमिकल एनर्जेटिक्स, जिसमें हम सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल एंड बहुत तेज़ नॉइज़ आ रही है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका 11 यूनिट। और यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो जो मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो बेसिकली होते क्या हैं। जिसमें बेंजीन रिंग्स प्रोवाइड होती है वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग आपकी दिखाई देती है। वो बेंजीन रिंग में आपका हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एरोमेटिक है वो बेंजीन ही हो हमेशा, तो उसके अंदर आपके पास ही होता है कि साइक्लिक रिंग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, और भी चीज़ें साइक्लिक रिंग होती हैं। ठीक है, तो अगर साइक्लिक फॉर्म में आ गई तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हो जाते हैं। इससे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख चुके थे कि आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे बनाते हैं, और उसके अलावा आपने उसका कार्सिनोजेनिक नेचर भी देखा। इसके अलावा हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आज जो आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपकी रिएक्शंस के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। और ये कंपाउंड 1 यानी कि पहला पार्ट इसका होता है यूनिट नंबर 11 में। सबसे पहले आप वही चीज़ करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बाद आप देखोगे कुछ रिएक्शंस। ठीक है, कुछ रिएक्शंस के बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आपके जो होते हैं वो किस तरीके से अटैक करते हैं किसी भी कंपाउंड पर। ठीक है, उसके अलावा वो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। समझ लो एक रिएक्टेंट है और हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है और फिर आपने सब्स्टिट्यूट करके दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। इस तरीके से आप होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका सब्स्टिट्यूट आकर के सब्स्टिट्यूट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल आ करके जुड़ जाता है, और फिर जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके भगा देगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपको पढ़ना होता है नाइट्रेशन, देन हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको बता के आई हूँ कि उसमें क्या होता है, आपका एल्काइल ग्रुप ऐड होता है। कहाँ पर ऐड होता है? जब आप प्रोडक्ट बनाते हो। एसाइलेशन में आपका एसाइल ग्रुप लगता है। ठीक है, CH3COL। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म है उसको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कि एडिशन रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से बेंजीन में आप अलग अलग चीज़ ऐड कर रहे हो। लाइक अगर हेलोजन को बेंजीन पे ऐड कर रहे हो, फिर उसके बाद रिएक्शंस देखनी है, एंड देन यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका प्रीवियस यूनिट में आप क्या पढ़ कर आए हो। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ के आए हो, एल्काइल बेंजीन दोनों का पढ़ाया था मैंने कि बेंजीन और एल्काइल बेंजीन को आप कैसे बनाओगे। बेंजीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस यूनिट में आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब आप इससे पहले भी पढ़ के आए थे कि आपका बेंजीन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, इंजीरियस टू हेल्थ के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपने प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ले लिया बेंजीन का तो आपको बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है। बेंजीन का यूज़ एज अ सॉल्वेंट करने के लिए आपको केयरफुली काम करना चाहिए। इवेपोरेशन जो होता है ओपन और वेपर में, यानी कि ओपन उसको काम नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वेपोरेट हो जाता है बेंजीन। और जिससे क्या, अगर आप ओपन जार वगैरह में बेंजीन के सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं तो आप इनहेल भी कर सकते हो, जिससे कार्सिनोजेनिक नेचर होता है, फिर आपको कैंसर कोजिंग बना सकता है। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइक कौन सा, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है बेंजीन कंपाउंड के लिए, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच द रेजोनेंस स्टेबलाइज रिंग सिस्टम इज प्रिजर्व्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होता है, आप पढ़ के रहे थे कि बेंजीन के आपके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और रेजोनेंस से किस तरीके से वो स्टेबल होता है। उसके बाद देखिए, यू मे आंसर बाय सेइंग दिस ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में स्टेबलाइजेशन होता है, बट द क्वेश्चन इज दैट वाई देन बेंजीन एंटर इनटू रिएक्शन, फिर क्यों बेंजीन रिएक्शंस में आते हैं, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि रेजोनेंस है उनके अंदर, और अगर रेजोनेंस है तो पहले से ही वो स्टेबल है, लेकिन फिर भी क्यों रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। वाई इज इट नॉट इनर्ट, इनर्ट क्यों नहीं है, तो ये जो ड्यूअल बिहेवियर होता है बेंजीन का, वो इसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन में। आपने देखा था डीलोकलाइजेशन हो रहा था, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनका ड्यूअल बिहेवियर होता है कि पहले से ही ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हैं, इवन ये अब रिएक्शन में भी आते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग में होता है वन हैंड कीप द कार्बन न्यूक्लियाई विद बॉन्डिंग डिस्टेंस एंड अदर अटैक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जो होता है फिर उससे आके अटैच्ड हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो E+, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको पढ़ना है नाइट्रेशन, हेलोजिनेसिस, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है ना वो इस तरीके से दिया, फिर इसके एग्जांपल ब्रीफली दिए हुए हैं, तो आप इस टेबल को भी अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो ARH का मतलब हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका एराइल ग्रुप होता है। एराइल का मतलब पता है क्या होता है, रिंग वाले कंपाउंड, उसको एराइल बोलते हैं, और एक बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल ग्रुप उन्हें बोलते हैं जो कि चेन में होते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक और एलिफेटिक, ठीक है, दो टर्म है ये आपके, आपको समझ में हो गया। नाइट्रेशन में देखो क्या होता है, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो समझ लो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, आप HNO3, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहे हैं, जब नाइट्रेशन करते हैं तो HNO3 आपका लगता है, ठीक है। H2SO4 की हेल्प से क्या करेगा कि एरोमेटिक ग्रुप अब हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, यानी हाइड्रोजन को उसने सब्स्टिट्यूट किया और NO2 ग्रुप आके लग गया, तो ये नाइट्रेशन हो गया, और हमारे पास कौन सा ग्रुप, एरोमेटिक नाइट्राइड NO2 बन गया, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है, ओके। और वाटर भी आपने रिलीज कर दिया क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सेकंड वाला देखो, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन को ऐड करना। हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन्स होते हैं, राइट। तो फिर से हम ले रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, X2 का मतलब क्या हो गया आपका, हेलोजन। तो आपने क्या किया, H को हटा करके X जोड़ दिया, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe तो और आपका HX अलग हो गया, तो एरोमेटिक के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। और ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने X लगा दिया। फिर सल्फोनेशन में कौन सा लगना चाहिए, SO3 होना चाहिए, और H2SO4 की हेल्प से आप क्या करोगे, ARH को हटा के SO3H वाला ग्रुप लगा दोगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, ठीक है, आ जाओ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो क्या है आपका, ARH वही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, RCl एल्काइलेशन, आपका एक अल्काइल ग्रुप और एक Cl, ये होता है आपका क्या, एल्काइलेशन, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, एल्काइलेशन हम करा रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो H हट के क्या लग जाएगा, R ग्रुप लग जाएगा, तो क्या हो गया, वो एल्काइलेशन हो, क्योंकि अपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया और HCl अलग कर दिया, ठीक है, तो ये एल्काइलेशन हो गया। दूसरी चीज़ एसाइलेशन। एसाइलेशन में जो आप यूज़ करोगे वो RCOCl यूज़ करोगे, तो हमने इसका नाम दे दिया एसाइलेशन, RCOCl। इसमें आप हाइड्रोजन हटाओगे और COR जोड़ दोगे, HCl अलग कर दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के प्रेजेंस में दोनों होगा, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से दोनों की दोनों, तो AlCl3 के प्रेजेंस में होंगे, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन टू बेंजीन, अब हेलोजन को कैसे ऐड करोगे आप बेंजीन में, ठीक है। तो देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपके 3 HCl है, H आपने क्या किया, हीट नहीं, H क्या किया हमने, सनलाइट की एनर्जी दी, ठीक है। तो क्या हुआ, बेंजीन में 3Cl2 लगेगा, तो देखो हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के आपका ClCl लग जाएगा, पूरे 6 पे हाइड्रोजन की जगह ClCl लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। रिडक्शन ऑफ बेंजीन को अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं, आपने 3H2 लिया और आपने इतना हीट किया निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बेंजीन रिडक्शन होके एक साइक्लिक रिंग में बन जाएगा। देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यानी कि बॉन्ड्स है ही नहीं यहाँ पे, तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब दे रखा है AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और वो आपका क्या होता है C6H5,
जो एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब इसको आपको डिटेल में पढ़ना है बस, बाकी यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। वन शॉट जब आएगा ना तो मैं आपको सिर्फ यही करा दूंगी, उसके बाद तो आपका हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, देखो सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेंजीन आपका क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, एग्जाम्पल आपने बेंजीन का लिया। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आपके क्या करता है, अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, जो आपके बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अटैक करता है, फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देता है एरोमेटिक रिंग में, ठीक है। रिप्लेस करके दूसरा लग जाता है। अगर हम एल्काइलेशन कर रहे हैं तो क्या लगेगा, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। एसाइलेशन करा रहे हैं तो COCl ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन क्यों आपका क्या होता है, कॉन्जुगेटिंग सिस्टम में होता है। कॉन्जुगेटिंग सिस्टम का मैंने आपको बताया था, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर आपकी बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से दिखती है तो देखो पहले डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब बेंजीन जो होता है कभी ना कभी डोनर की तरह भी काम कर लेता है किसी भी रिएक्शन से। सबसे पहला जो आपको करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन में आपको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो देखो बेंजीन है, हमने क्या किया आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 की प्रेजेंस में हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया इस पाई इलेक्ट्रॉन से और हमने NO2 को लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैकेनिज्म कैसे करोगे आप, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन देखो, सबसे पहले आपका H2SO4 और HNO2 है। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेगा, HO+ में बन जाएगा और HSO4 मतलब कि आयंस में तोड़ना है, O पॉजिटिव और SO4- ये बनेगा। फिर इस पॉजिटिव पे क्या करेगा, वाटर है NO2, नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। नाइट्रोनियम आयन के बाद यहाँ पर आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन नाइट्रोनियम आयंस जो होंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, सच एज NO2+, BF4, सही चीज़ें, ठीक है। नाइट्रेशन बेंजीन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो अदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो रिएक्शन फॉर जनरेशन ऑफ NO2+ कैसे जनरेट हुआ, ये रिएक्शन है ना आपका इस तरीके से जनरेट होता है। देखो सबसे पहले आपका H2SO4 और HNO2 को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका HONO2 पॉजिटिव में HSO4। फिर आप इसको फर्दर करेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे फर्दर। जब इस वाले को तोड़ेंगे तो H2 और आपका नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका करोगे आप हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में मैंने आपको बताया था कि आपका हेलोजन का जुड़ना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड्स के। लुईस एसिड्स आपका एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, FeBr3 FeCl3, ठीक है। FeX3 का मतलब यही हो गया कि आपका Br3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब में से कोई सा लगाना। तो ये आपका बेंजीन है, आपने क्या करना है X2 लगाना है। तो इस तरीके से आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाता है। ब्रोमो बेंजीन का मतलब Br लगा दो X की जगह, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके X2 होता है, यानी एक डेल नेगेटिव एक डेल पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से इस तरीके से तब आपका ये बनता है जा करके, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच्ड करता है। आइडोबेंजीन क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने आयोडीन लगा दिया इस बार, तो आइडोबेंजीन हो गया। हेलोजन की रिएक्टिविटी इस तरीके से होती है आपकी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, देन आयोडीन के। हेलोजिनेशन जो होता है वो आपके अदर रिएक्टेंट पे भी अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से, हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आपका ये वाला भी एक बनता है H2COL और फिर क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन हो जाएगा तो आपका अलग होगा, ठीक है, जो भी आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके। इसमें आपको बताना है कि जब बेंजीन को आप हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस, क्या देता है आपको, ठीक है, हेलोजन से। तो आपको क्या देता है, आपको हेलोबेंजीन देगा, ठीक है। मेन फंक्शन जो होता है वो पोलराइज करता है कौन से बॉन्ड को, ये आपको बताना है। देन उसके बाद सल्फोनेशन पे आ जाते हैं। तो सल्फोनेशन में कुछ भी नहीं है, आपका क्या होता है HSO3 है, H2SO4 SO3 ये आपके क्या होते हैं, बर्जीन रिएक्ट करते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, और फिर आपका जो ग्रुप लग जाता है वो SO3H लगे, जिसे हम सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज़ है आपका SO3। अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस यही है। अनलाइक अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन आपका हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्योंकि इनका डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। सल्फोनेशन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड या फिर फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। डी सल्फोनेशन आपका हॉट और डाइल्यूट एक्वस एसिड्स के बीच में होता है, ठीक है। अब सल्फोनेशन आपका क्या है, कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डी सल्फोनेशन पॉसिबल किस में नहीं होता, कौन से एसिड में नहीं होता, वो आपको बताना है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में वही है कि आप क्या कर रहे हो, AlCl3 की प्रेजेंस में ये आपका क्या एल्काइल ग्रुप है, यानी RCl है। RCl कैसे, ये आपका R ग्रुप है पहला वाला, और ये बेंजीन है और Cl लग गया AlCl3। तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन हटा के जो R ग्रुप है उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो आर पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आर पॉजिटिव टूटेगा और जो Cl माइनस में टूटेगा तो आर पॉजिटिव जाके इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और Cl माइनस अलग हो जाएगा इस तरीके से। आयन जो बनते हैं जब अल्काइल हाइड्राइड आपका लुईस एसिड से रिएक्ट करता है, AlCl3 या फिर ये सारे, क्योंकि आपके बीच में AlCl3 जो है वो आपका लुईस एसिड है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होते हैं वो कार्बोकेटाइन से फ्री होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल जो होते हैं वो फ्री ऑफ कार्बोकेटाइन से होते हैं। लुईस वाला एसिड इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आपका थोड़ा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो होते हैं आपके CX बॉन्ड के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी कैसे होते हैं हेलो एल्केन के, तो ये होता है आपका RF फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, तो फ्लोरीन जो होगा R के साथ सबसे ज़्यादा उसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी होगी। R आपको क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है। सम लिमिटेशंस भी यहाँ पे दी हुए हैं, तो सबसे पहले हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की। द मेन डिफिकल्टी विद द फ्रीडल एल्काइलेशन इज दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट एल्काइल एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एल्काइल ग्रुप को एक्टिवेट करना होता है इस तरीके से। RX है, ये R इस पर लग गया, फिर RX देखो यहाँ पे भी लग सकता है, और आपका ये मेटा और पैरा, ठीक है, पैरा मेटा। बेस्ट वे अवॉइडिंग सेकेंड रिएक्शन इज टू यूज एन एक्सेस एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। दूसरी चीज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं आपके वो लिमिटेड होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के लिए। अराइल हैलाइड्स और अल्कलाइन हैलाइड्स के लिए रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो अराइल एंड अल्कलाइन कार्बोकेटाइन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इस तरीके से, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर आपका कन्वर्जन में आ गया कि बेंजीन है और अराइल हैलाइड से आप रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा, तो नो रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से यही होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, देखो इफ़ द एरोमेटिक, तीसरी चीज़ है इफ़ द एरोमेटिक हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एरोमेटिक आपका आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, तो डीएक्टिवेटिंग रिंग जो होगा वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो आपका अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको अगर यहाँ पे कन्वर्जन में भी दे दिया जाए तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, एरोमेटिक अमाइन फेल टू अंडरगो अल्काइलेशन। एरोमेटिक अमाइंस भी नहीं करती हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है लुईस एसिड के साथ, तो कॉम्प्लेक्स के पास पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, तो डीएक्टिवेट हो जाता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप एरोमेटिक वाला बेंजीन है, ठीक है, उस टाइम में आपका जो ये रिएक्शन होगी वो नहीं होगी फर्दर, ठीक है। और क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, समटाइम ड्यूरिंग एल्काइलेशन के पास जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो रीअरेंजमेंट करते हैं 1-2 शिफ्ट ऑफ H और R, ठीक है, एक को 2 पे शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपेन लीड्स टू मिक्सचर टू एन प्रोपाइल बेंजीन एंड 1 मिथाइल, तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब ये है आपका AlCl3 आपने करा दिया, माइनर वाला ग्रुप बन गया, ये R ग्रुप आपका जुड़ गया बेंजीन से, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये Cl हट गया, ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुई। पर यहाँ पे देखो मोस्ट स्टेबल बनाना होता है आपको, ये Cl माइनस है और ये आपका ये बनता है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव बनता है Cl माइनस। AlCl3 के प्रेजेंस में कराया तो आप जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, रीअरेंज करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए, और सिमिलर एल्काइलेशन विद एन एल्काइल हैलाइड दिस रिएक्शन थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो कार्बोकेटाइन जिसका ज़्यादा अच्छे से बनेगा वही आपका जो मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिएक्शन करानी है। देखो अब आपका करना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में आपको बताया था कि आपका जो एसिटाइल क्लोराइड होता है, ये आपका जो है एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बस यही Cl और H निकल जाएगा और आपका C डबल बॉन्ड हो CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशन और एक्सीलेंट मेथड सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स के लिए। मैकेनिज्म यहाँ पे देखना है जिसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। इलेक्ट्रोफाइल आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन पे आता है, एसिलियम आयन बनाता है, ठीक है, तो जो आपका COCl3 है वो एसिलियम आयन बनाएगा और फिर एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका देखो एसिलियम आयन बनेंगे, जो RCOCl है AlCl3 जो सब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे RC प्लस और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये एसिलियम आयन है आपका, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट का यूज़ करेंगे और आपका एसिड क्लोराइड जो होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए चालू हो जाएगा, तो इस तरीके से एसिटोफिनॉन बन जाएगा, ठीक है।
ये आपका हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको क्या करना है, मैकेनिज्म करना है। ये आपका पेपर में आता है कि मैकेनिज्म लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो सिमिलर मैकेनिज्म शो करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इस मैकेनिज्म का प्रिंसिपल, ठीक है। दस वी विल डिस्कस जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। E+ होता है फॉर इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो अगर आपके पास E पॉजिटिव वाला कोई भी स्पीशीज़ दिख रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल आपके जो कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे जाकर के क्या करता है, अटैक करता है, फिर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल से अटैक होकर के एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। सबसे पहले आपका डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा तो देखो ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया पॉजिटिव, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ जो पॉजिटिव वाली स्पीशीज है उस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव होता है इसलिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका बिल्कुल सिमिलर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, क्योंकि इनके पास भी डबल बॉन्ड है तो E पॉजिटिव आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन पर करेगा, फिर उसका पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइट का, फिर उस तरीके से रिंग पर आता है। अब जब आपका C और E बनता है यानी कि आपका कोई कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि sp2 आपके डबल बॉन्ड में होता है, sp3 आपके सिंगल बॉन्ड में होता है, तो आपका डबल बॉन्ड ब्रेक करता है ना इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को बनाता है, इसीलिए आपका कार्बन जो होता है वो sp2 से sp3 में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो इनने अटैक किया इस वाले ग्रुप पे, देखो सिंगल बॉन्ड बना दिया और पॉजिटिव और E इलेक्ट्रोफाइल लग गया, फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देते हैं, बात खत्म, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका हो गया। अब आपको करना है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले आप हेलोजन को बेंजीन में जोड़ रहे हो। कैसे जोड़ रहे हैं आपको यहाँ पे देखो, आप पहले पढ़ के आ चुके हो कि क्लोरीन को एल्कीन गिव्स 1,2-डाइक्लोरो एल्केन कैसे देता है। जब आप क्लोरीन का एडिशन कराते हो तो आपको 1,2-डाइक्लोरो एल्केन कैसे मिलता है, ये आपका है कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लोरीन ऐड किया तो देखो एक यहाँ और एक यहाँ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपके क्लोरीन लग जाएंगे। अब देखो जैसे कि आप बेंजीन एरोमेटिक में कैसे कर रही है रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो क्लोरीन आपके पास Cl2 है तो C2Cl ये आपके ऊपर रेडिकल लगता है, ठीक है। एक Cl आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो H को हटाया जो लगा दिया, फिर आपने हीट किया दोबारा से क्लोरीन ऐड किया तो इस तरीके से आपका फ्री डेल्क्राफ्ट चला जाएगा और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन कैसे करना है बेंजीन का, कुछ नहीं करना, बेंजीन है आपका H3 और हीट किया फिर आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, एक साइक्लिक रिंग बना लेगा, इस तरीके से रिडक्शन होता है, ठीक है। अब बेंजीन जो होता है वो मेटल एंड एसिड से रिड्यूस नहीं होता है। सोडियम इन एथेनॉल इट इज़ रिड्यूस बाय सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यानी बर्च रिडक्शन जिसे कहते हैं। तो आपका एग्जाम में आ सकता है कि बर्च रिडक्शन लिखो, जिसमें आपका क्या होता है बेंजीन को रिड्यूस कराना है, ठीक है। तो आपका बनेगा 1,4-डाइहाइड्रोबेंजीन। ये रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है आपका रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में है। देखो कैसे होगा, ये आपका बेंजीन है, Na के प्रेजेंस में आपने ये क्या लगाया इलेक्ट्रोफाइल, फिर यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटा और यहाँ पे लग गया, ये देखो, फिर Na+ बाहर निकल गया, फिर इसको लाया आपने इथेनॉल से रिएक्ट कराई, ठीक है, फिर इस तरीके से हो गया, ये वाला यहाँ पे निकल गया और फिर आपने एक और लगाया, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, फिर Na+ निकल गया, फिर इथेनॉल से कराया तो आपके पास ये बनता है। तो लिथियम इन हाइड्रस इथाइलामीन, ये आपका इथाइलामीन है, रिड्यूस बेंजीन टू साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और ये आपका चैप्टर डन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर भी कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट भी हम इसी में कर लेते हैं। अब आपका करना है कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले जो आपने किया था वो बेंजीन के लिए किया था, यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ेंगे, इथाइल बेंजीन के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है आपको भाई, इफेक्ट देखना है कि ओरिएंटेशन पे क्या होगा, रिएक्टिविटी पर क्या होगा और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिएंटेशन पे क्या होगा। फिर आप साइड चेन का रिएक्शन देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन देखेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, पहले इफेक्ट देखोगे, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो रिएक्टिविटी का किस तरीके से उस पर इफेक्ट आता है, फिर इफेक्ट पे एक्सप्लेन करोगे उसके ओरिएंटेशन पे, देन उसके बाद आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, और किस तरीके से ऑर्थो पैरा एंड मेटा बनाया जाता है। फिर आप देखोगे साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स में, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखोगे, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। इफेक्ट, बेंजीन जो होता है आपका 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर आपको पड़ता है। इफेक्ट रिएक्टिविटी पर क्या होता है, बेंजीन रिंग की ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ये पॉसिबल होता है आपका प्रोडक्ट जब ऑर्थो पैरा एंड मेटा होता है।
ऑर्थो कैसे होता है, पैरा कैसे होता है, मेटा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। रैंडमली नहीं बनते हैं, ऑलरेडी आपके बेंजीन रिंग से ही अटैच होते हैं डायरेक्टली। पोजीशन और आपके पोजीशन ऑफ द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स है। दो टाइप के आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वन इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दूसरे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जैसे Nr2, OH, OR, NH, COR, एल्काइल ग्रुप, और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हेलोजन आते हैं, CHO, COR, C डबल बॉन्ड और CN, NO2, NR3, ये सारी चीज़ें होते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टिविटी का। अब आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपके दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट देखो कैसे होगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे बेंजीन में, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिसे हम मिथाइल बेंजीन कह रहे हैं या फिर टॉल्वीन भी कहते हैं। नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कौन सा है, नाइट्रो बेंजीन। इसमें देखो नाइट्रेशन कहेंगे अगर हम, नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन इज़ मोर फैसाइल होगा बेंजीन से, क्योंकि नाइट्रेशन जो हो रहा है मोर डिफिकल्ट होता है किससे, बेंजीन से। तो अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो इसमें, दूसरे शब्दों में हम कहें कि बेंजीन रिंग आपकी जो होती है वो एक्टिवेटेड होती है मिथाइल बेंजीन में, और मिथाइल बेंजीन आपका डीएक्टिवेटेड, मिथाइल बेंजीन आपका क्या होता है, एक्टिवेटेड है, और नाइट्रो बेंजीन आपका डीएक्टिवेटेड होता है। अगर हम रिएक्शन की कंपैरिजन करें किसमें, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और नाइट्रो बेंजीन में, नाइट्रेशन रिएक्शन में, तो हमें ये ऑर्डर मिलता है कि मिथाइल बेंजीन सबसे ज़्यादा, फिर बेंजीन, फिर नाइट्रो बेंजीन। ऐसा क्यों हो रहा है, बेंजीन मिथाइल बेंजीन आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, नाइट्रो बेंजीन आपका लेस रिएक्टिव होता है। क्यों, CH3 ग्रुप आपका जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो आपका CH3 ग्रुप है यानी मिथाइल बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं आपके वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और ऑर्थो और पैरा जो होते हैं आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और एक्सेप्शन आपका हेलोजन का रहता है। तो हम इस इंटरमीडिएट को किस तरीके से करेंगे आओ देखते हैं। ये आपका है सबसे पहले बेंजीन, फिर आपका मिथाइल बेंजीन और आपका नाइट्रो बेंजीन। इन केस ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के केस में देखो मिथाइल ग्रुप जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये वाला मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, चार्ज जो होगा कार्बोकेटाइन का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज आपका न्यूट्रल हो रहा है तो कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है और फास्टर रिएक्शन करेगा बेंजीन से। अगर नाइट्रो बेंजीन के बीच में काम करे तो NO2 ग्रुप आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर रहा है, डीस्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। तो ऐसे इफेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन आपका बेंजीन से स्लो हो जाता है नाइट्रो बेंजीन। तो रिएक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे वो डिपेंड करती है आपकी कितना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो रिलीज हो रहा है या फिर विड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अगर रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एक्टिवेट करेगा रिंग को, अगर विड्रॉ कर रहा है तो डीएक्टिवेट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो कुछ ऐसी होगी कि सबसे ज़्यादा आपकी मिथाइल बेंजीन की है, उसके बाद बेंजीन की है, देन नाइट्रो बेंजीन की है। अब यहाँ पे आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें बताना है, ठीक है, बेंजीन और ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी ओरिएंटेशन कौन सा होता है आपका, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो सेकंड इफेक्ट जो होता है सब्स्टिट्यूएंट का वो डायरेक्ट द पोजीशन पर आता है, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स आपके लग रहे हैं, अब उसकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल आपका ऑर्थो पैरा देता है, ठीक है, ऑर्थो पैरा देता है, ऑर्थो पैरा क्या देता है, कंपाउंड्स देता है। अब जैसे आपने नाइट्रेशन किया नाइट्रोफिनॉल्स का, ये नाइट्रोफिनॉल है HNO3 और H2SO4। अब आपको 3 प्रोडक्ट मिले आपको, ऑर्थो मतलब बिल्कुल ही कोई भी ग्रुप है उसके बाद आपका दूसरा ग्रुप, बिल्कुल गैप नहीं है, ऑर्थो हो गया। ये आपका मेटा होता है, यानी 2 के बाद मेटा, और अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आपका होता है तो आपका पैरा होता है, ठीक है। हेलोजन्स जो होते हैं अनयूजुअल इन दर इफेक्ट पर होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं। आपके नाइट्रेशन जो होता है आपका क्लोरोबेंजीन का वो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इस तरीके से ऑर्थो पैरा आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के आपके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन पे। अब यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं 3 फॉलोइंग ग्रुप्स में। सबसे पहला जो होता है आपका वो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स, ठीक है, ये होते हैं आपके। देखो कौन कौन से, अब यहाँ पे देखो आप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स आपके NH2, OH, OCH3, NHCO, CH3 सारे याद करने को नहीं कह रही हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो याद करने को कह रही हूँ। इसके अलावा मैं PYQ विद सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट मंथ से।
क्योंकि अभी इस मंथ में मैं चाह रही हूँ कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स आपके ये होते हैं हैलोजेंस। मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स आपके सारे होते हैं CHO यानी आपका एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड CH3, CN, साइनाइड, NO2, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स क्या है। अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। वी हैव द फर्स्ट, हमको क्या करना चाहिए, रेजोनेंस फॉर्म ऑफ चार्ज इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है। 3 पॉसिबल रिएक्शंस यहाँ पे होंगी। सबसे पहले हम कर रहे हैं नाइट्रेशन फिनॉल का। अब NO2 जो होगा रिएक्ट करेगा NO2+, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फिनॉल आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। कार्बोकेटाइन जो होगा इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। आप देखो ऑर्थो अटैक क्या है। ऑर्थो वाला मैंने आपको बताया ना कि अगर सिंपल उसी के साथ लग जाए, जैसे कि आपका एक ग्रुप है दूसरा भी वही, मतलब एक भी पोजीशन छुटा हुआ नहीं है, इस तरीके से लग जाए तो आपका ऑर्थो अटैक है। अब देखो ऑर्थो अटैक है, इसके पास लोन पेयर है या NO2 है, ठीक है, NO2+ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन वाला रिलीज़ करेगा और ये इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको बनेगा ये वाला NO2 और H और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेटा अटैक पे कैसे होगा, देखो मेटा अटैक, मेटा वाला यानी एक पोजीशन छोड़ के ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा, सेम है। पैरा अटैक क्या हो गया, इस तरीके से बनेगा, नहीं लास्ट में ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से अलग वाला भी दे दे। इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अटैक में देखो क्या हो गया, स्ट्रक्चर 4th एंड X रिस्पेक्टिवली शो दैट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकेटाइन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके 4 बन रहे हैं। तो मेटा अटैक में जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन का वो इन्वॉल्व नहीं करता डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। कार्बोकेटाइन आपके सिर्फ और सिर्फ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ऑर्थो पैरा इंटरमीडिएट वाले में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग देखो, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स हम सिमिलर मेटा डायरेक्टिंग के लिए भी रखेंगे। ये ग्रुप आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर नहीं करते, ठीक है, बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग जो होगा डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपका नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाइट्रेशन करा रहे हो किसका, नाइट्रोबेंजीन का। ऑर्थो अटैक कराओ उस पर, सिमिलरली ये नाइट्रोबेंजीन टूटेगा और फिर इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। मेटा अटैक कराएंगे तो मेटा वाले ग्रुप पे लग जाएगा, मेटा ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। NO2+ से सेम इस तरीके से। पैरा अटैक कराएंगे तो यहाँ पे पूरा दोनों छोड़ के लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका इन 3 केसेस कार्बोकेटाइन आपके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर 3rd एंड 4th में क्या हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा अटैक हो रहा है, जिसमें आपका बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका डायरेक्टली कार्बन पर है और वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो लग रहा है कार्बोकेटाइन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, NO2+ भी पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिसफेवर कर रहा है। कार्बोकेटाइन जो आपके बनने मेटा अटैक पर वो सिमिलर चार्ज हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है आपके दिया हुआ है ऑर्थो मेटा और पैरा वाला, ठीक है। देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पैरा, देन मेटा अटैक, देन बेंजीन, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग देखो, ऑर्थो और पैरा पे आपको पढ़ना है। हेलोजन आपके क्या होते हैं, इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपके डीएक्टिवेटिंग होते हैं, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा रहे हो ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन पे, तो सिमिलरली आपका स्ट्रक्चर बनेगा जैसे कि ऊपर से सारे पढ़ करके आए और फिर ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पढ़ना है साइड चेन की रिएक्शंस। एल्काइल बेंजीन आपके दो पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं हेलोजन के थ्रू, ठीक है, रिंग ऑफ साइड चेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन आया और यहाँ पे अटैक करेगा और फिर ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो क्लोरीन यहाँ पे था ना CH3, अब यहाँ पे चला गया क्लोरीन, इस तरीके इस पोजीशन पे भी आ सकता है आपका। When we can control the position of attack by choosing a proper reaction condition। हेलोजिनेशन आपका एल्कीन का, जिसमें एक रिक्वायर्स कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है हमको हेलोजन को लाने के लिए, जहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल का होमोलिसिस होता है हाई टेम्परेचर ऑफ लाइट पे। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का करने के देखो, ये बेंजीन है, हेलोजिनेशन किया, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो गया हीट एंड लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन भी देख लो, आपको यहाँ पे मैकेनिज्म लिखना है क्लोरीनेशन का, ठीक है। ये आपका क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म है, ये ऊपर वाला कि क्लोरीन किस तरीके से लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो किस किस के प्रेजेंस में होता है आपके पास,
बेंजीन आपका अनरिएक्टिव होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके स्ट्रॉन्ग है KMnO4 और K2Cr2O4 है, ठीक है, KMnO4 ये बेंजीन के रिंग को क्या करते हैं, एलिफेटिक साइड चेन में रिएक्ट कराते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। अब देखो किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है, आपका टॉलिन है यानी बेंजीन पे CH3 लग गया, ऑक्सीडेशन करोगे आप तो क्या बन जाएगा, सीधा आपका C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रोपाइल बेंजीन का भी करा है तो सीधा यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, टर्टिब्यूटाइल बेंजीन का कोई रिएक्शन नहीं है, प्रोपाइल बेंजीन का यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है, इन दोनों का। अगर आपने पैरा मिथाइल टोल्यून, ये आपके दोनों है ना, बस इन दोनों को रिप्लेस करो। ऑक्सीडेशन जब आप KMnO4 और इनसे करा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ भी नहीं करते, सीधा C डबल बॉन्ड OH बना देते हैं, CH3 चेंज हो गया, ठीक है। और यह भी आपका चैप्टर डन हो गया है। इसमें आप देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यूनिट 13 में। तो एल्काइल हैलाइड्स में आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना होता है किसमें, हैलोजन डेरिवेटिव का। फिर एल्काइल हैलाइड आप बनाओगे, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और यूजेस देखेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपने पढ़ा है ना, जो वही है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, और इतना आप कर लीजिएगा, 2 चैप्टर ये मैंने डन किए क्योंकि इजी चैप्टर थे ये बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आपको जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी। और जो भी कंप्लीटली वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रही है उसको फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मैंने आपको बताया है PYQ के लिए, ठीक है, PYQ के लिए वो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, PYQ सॉल्व होंगे, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपको PDF चाहिए होगा तो आपको मुझे DM करना पड़ेगा, ठीक है, PDF। बाकी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, आपको PDF भी पूरी दिखाऊँगी, पर आपको PDF अगर चाहिए उसकी, ठीक है, सॉल्व PYQ उसकी, तो मुझे DM कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन, उससे ज्वाइन हो जाइए। जो भी पूछना है सब पूछना है, जो भी करना है, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।